हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, अध्याय 3 जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं मशीन ड्राइंग की सामान्य संकल्पना, जनरल कंसेप्ट ऑफ मशीन ड्राइंग। इसमें हम लोग आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो दोस्तों, सभ्यता के प्रारंभ से ही धातुओं एवं अन्य पदार्थों ने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि धातुएं एवं अन्य पदार्थ का प्रभावशील उपयोग ना हुआ होता तो वर्तमान में प्राप्त समस्त तकनीकी उपलब्धियां संभव नहीं हो पाती। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लौह एवं अलौह धातुएं तथा अन्य मिश्र धातुओं का उत्पादन के द्वारा ही अत्यधिक विकास हुआ है। इसके द्वारा छोटे से छोटा पुर्जा व बड़ी से बड़ी मशीन धातु बनाई जा सकती है। आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग पदार्थ के अंतर्गत वे सारे पदार्थ आते हैं जिनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करके हम मानववांछित वस्तु का निर्माण कर सकेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स या इंजीनियरिंग पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं तो धातुएं, अधातुएं और मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन या सम्मिलित रूप से बने पदार्थ। धातुएं मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स, यानी धातुएं तापतीय पदार्थ यानी एलिमेंटल सब्सटेंस है जिनकी आकृति में स्थायी परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनको दो वर्गों में बांटा गया, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। आप यहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं फेरस मेटल्स की। फेरस मेटल्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फेरस मेटल। तो फेरस मेटल की बात करते हैं जिसमें कि इन धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं। फेरस मेटल में लोहे के कण पाए जाते हैं और इन्हें चुंबक अपनी ओर खींचता है और नमी के प्रभाव में आने पर इनमें जंग या रस्ट लगता है। ग्राइंडर पर रगड़ने से चिंगारी निकलती है। लौह धातुओं के गुण एवं व्यवहार उनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा तथा उनकी अवयव पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सभी धातुओं निम्न नामों से जाने जाते हैं। पहला आता है पिग आयरन अर्थात कच्चा लोहा, कास्ट आयरन अर्थात ढलुआ लोहा, रॉट आयरन अर्थात पिटवा लोहा, स्टील अर्थात इस्पात और एलॉय स्टील अर्थात मिश्र धातु इस्पात। बात करते हैं लो एलॉय यानी फेरस मेटल्स के बारे में तो हाई स्पीड स्टील, निकल क्रोमियम स्टील और क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील्स, मॉलिब्डेनम स्टील्स, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील। दीज आर द स्टील्स। जब बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स के बारे में तो नॉन फेरस में क्या क्या आएंगे। अलौह धातुएं में कार्बन तथा आयरन की मात्रा नहीं होती है। इन धातुओं में कार्बन तथा आयरन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इन पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इन धातुओं को चुंबक प्रतिरोधक या मैग्नेट इंसुलेटर के रूप में के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तांबा, एल्युमिनियम और जिंक। कौन कौन से? तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, एंटीमनी, निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, चांदी, सोना और प्लेटिनियम। आगे बात करते हैं तो एलॉय दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाते हैं जिनमें के नाम नीचे दिए गए हैं। पहला पीतल या ब्रास, ये इन प्रकार के होते हैं। रेड ब्रास, मोन्टेज मेटल ब्रास, ब्रोनेज, फास्फोरस ब्रोनेज, गन मेटल पाउडर, फिर वाइट मेटल और फिर जर्मन सिल्वर। अधातुएं की बात करते हैं तो अधातुएं जिन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स। अधातुएं उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें धातु की मात्रा नगण्य हो और इन पदार्थों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला टिम्बर, प्लास्टिक, पैकिंग मटेरियल, सिरामिक्स जिसमें कि ग्लास, फेराइट्स, ग्रेनाइट्स, फेरो इलेक्ट्रिक्स, सिरामिक सुपर कंडक्टर्स। पॉलीमर्स में बात करेंगे तो बेकालाइट, पॉलीथिलीन, नायलॉन और टेफ्लॉन, एपॉक्सी, पॉलीस्टीरीन, थर्मोस्टेट और थर्मोस्टेट। ये हमारे जो आते हैं वो हमारे अधातुएं आती हैं जिन्हें हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। अब बात करते हैं सम्मिलित रूप से बने हुए पदार्थ यानी मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशंस की।
तो इसमें सम्मिलित रूप से बने पदार्थ को कंपोजिट या एलॉय कहते हैं। और कंपोजिट कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। इनकी रचना में दो या दो से अधिक घटकों का प्रयोग किया जाता है जिनके गुण एक दूसरे पर भिन्न होते हैं। इस प्रकार ये घटक या तो धातु तथा सिरामिक के हो सकते हैं या धातु तथा पॉलीमर्स या सिरामिक तथा पॉलीमर्स या अन्य मिश्रण के हो सकते हैं। कंपोजिट के उत्पादन में धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु का भी उपयोग किया जाता है। कंपोजिट पदार्थों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे रेशो या फाइबर की अवस्था में फ्लैक फॉर्म में होते हैं। आजकल रेशेदार पदार्थों का प्रयोग कंपोजिट पदार्थों की समृद्ध वृद्धि के लिए किया जाता है। अब कंपोजिट पदार्थों में समृद्ध वृद्धि के लिए भविष्य में विस्कर्स का भी प्रयोग किया जाता है। कंपोजिट पदार्थों के भिन्न भिन्न अंशों द्वारा निर्मित पदार्थ निम्न श्रेणी में आते हैं। पहला, धातु संयोग से बने पदार्थ यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनाइडर्स ACSR। धातु के साथ सिरामिक संयोग से बने पदार्थ सिरामिड। तीसरा, पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट से बने पदार्थ। चौथा, फाइबर पॉलीमर संयोग से बने पदार्थ ग्लास रेशो कार्बन रेशो तथा बोरान के रेशो से सुदृढ़ीकृत पॉलीमर्स। और पांचवा, रबड़ फाइबर संयोग से बने पदार्थ धातु कार्बन या पॉलीमर द्वारा सुदृढ़ीकृत रबड़। बात करते हैं लौह धातुएं एवं एलॉय जिसे बोलते हैं फेरस मेटल्स एंड इट्स एलॉय, जिसमें आता है पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? लौह को पिघलाने वाली भट्टी यानी वात्या भट्टी में अनेक क्रियाएं करने के पश्चात पिघले हुए अवस्था में प्राप्त लोहे को क्या बोलते हैं? पिग नामक सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है, इसलिए इसे पिग आयरन कहते हैं। इस लोहे में 2% से 5% कार्बन और 3% सिलिकॉन और 0.1% फास्फोरस और 0.3% गंधक तथा 1% मैंगनीज और लगभग 93% लोहा प्राप्त होता है। यह बहुत कमज़ोर और भंगुर होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे उपयोग बनाने के लिए इसे पुनः गलन एवं शोधन करना आवश्यक होता है। ढलुआ लोहा या कास्ट आयरन। पिग आयरन को उपयोगी बनाने के लिए दोबारा कपोला भट्टी यानी कपोला फर्नेस में 1260 से 340 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वह 2% से 4.5% होती है। इसे कास्ट आयरन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रे कास्ट आयरन, अर्धवातक कास्ट आयरन यानी मेलेबल कास्ट आयरन, नोडेलर अथवा ग्रंथ कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। बात करते हैं पहले पिटवा यानी रॉट आयरन की। यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है। इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है और इसका गलनांक जो होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग रिवेट, बोल्ट, छत की चादरें, छड़, गैस तथा पानी के पाइप, बॉयलर की ट्यूब, ग्रिल, एंगल, पटिया, चैनल, कील, क्रेन, हुक, विद्युत चुंबक बनाने में होता है। बात करते हैं स्टील की। तो स्टील यानी शुद्ध आयरन की स्ट्रेंथ कम होती है, अतः आयरन में कार्बन की मात्रा बढ़ाकर सामर्थ्य बढ़ाया जाता है। अतः इस्पात आयरन और कार्बन की मिश्र धातु इसमें कार्बन 1.5% से अधिकतम रहता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। पहला, निम्न कार्बन इस्पात या मृदु स्टील जिसे लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील बोलते हैं, जिसमें कि 0.1 से 0.35% तक कार्बन होता है। दूसरा आता है मध्यम कार्बन इस्पात या मीडियम कार्बन स्टील। इसमें जो % होता है कार्बन का वो 0.35 से आपका 0.75 तक होता है। और फिर हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो हाई कार्बन स्टील में 0.75% से 1.5% तक कार्बन होता है। एलॉय स्टील की बात करते हैं। एलॉय स्टील इस्पात की अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक अच्छा बनाने का एक विशेष यांत्रिक गुण पाने के लिए इसमें कुछ अन्य अलॉय धातुएं मिलाई जाती हैं, जैसे कि निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैंगनीज आदि, और प्राप्त मिश्रण को एलॉय स्टील कहा जाता है। यहाँ पर निम्न एलॉय के बारे में विवरण किया गया है। पहला, हाई स्पीड स्टील, फिर लो स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील की बात करते हैं तो हाई स्पीड स्टील यानी कार्बन स्टील के बने टूल्स
तेज चाल पर गर्म होकर अपने कटिंग एज खो देते हैं और काम करने के लायक नहीं रहते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हाई स्पीड स्टील बनाया गया। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लो हाई स्पीड स्टील, इसमें 14% टंगस्टन हो गया, 4% क्रोमियम, 6% कार्बन होता है। इससे बने टूल्स को तेल में हार्ड करते हैं। फिर आपका आता है हाई स्पीड स्टील, इसमें 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम और 0.6% कार्बन होता है। ये हवा में हार्ड करने के लिए हवाई स्टील भी कहते हैं। थर्ड आता है सुपर हाई स्पीड स्टील, इसमें 21% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1.5% वेनेडियम और 2% से 4% कोबाल्ट, 0.7% कार्बन होता है। इसका प्रयोग हम हेक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर, डाई व टेप कटिंग टूल्स और मिलिंग कटर आदि में किया जाता है। इसके आगे बात करते हैं निकल स्टील के बारे में। तो निकल स्टील की बात करते हैं तो इसमें 2.5 से 3.5% तक निकल की मात्रा होती है। निकल के मिलाने से इसकी मजबूती और कठोरता बढ़ जाती है तथा इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें मेटल से शाफ्ट, एक्सल, पानी में डूबे रहने वाले जहाज़ों के पुर्जे और प्लेट, घड़ी की पेंडुलम और नाप तौल के यंत्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमियम स्टील की। तो इसमें क्रोमियम की मात्रा 2% से 18% तथा कार्बन 0.5% तक रहती है। इसमें कठोरता आ जाती है और हीट ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है। इसका प्रयोग से कटिंग टूल्स, बाल, रोलर बेयरिंग, वॉल्व, टरबाइन ब्लेड्स और पिस्टन इत्यादि बनते हैं। फोर्थ बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें 8% निकल, 18% क्रोमियम और 0.2 से 1% तक कार्बन होती है। इसमें जंग नहीं लगता है और चुंबक अपनी और नहीं खींचता। इसको कठोर नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, घरेलू बर्तन, ऑटोमोबाइल पार्ट एवं घड़ियों के पुर्जे आदि बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज स्टील के बारे में। तो इसमें 11 से 15% मैग्नीज और 1% कार्बन होता है। यह अलॉय बहुत ही अधिक कठोर होता है और इसे आसानी से ढाला नहीं जा सकता। इसको फोर्ज एवं मशीनिंग के लिए एनल करना पड़ता है। इसका प्रयोग के लिए कनेक्टिंग रॉड, रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंट्स और रेलवे की पट्टी आदि बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन स्टील की। तो इसमें 3.5 से 4% सिलिकॉन और 0.2% कार्बन होता है। इसका प्रयोग हमें जनरेटर के पार्ट, मोटर और ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन मैग्नीज स्टील। इसमें सिलिकॉन 2%, मैग्नीज 8%, कार्बन 0.4%, क्रोमियम 8% होता है और इसके प्रयोग अधिकतर हम पत्तीदार लीफ और कुंडली स्प्रिंग बनाने में करते हैं, इसलिए इसे स्प्रिंग स्टील भी कहते हैं। नेक्स्ट 8 मॉलिब्डेनम स्टील। इसमें 10% मॉलिब्डेनम यानी और 1.5 से 2% निकल, 0.5 से 0.8% क्रोमियम मिलाया जाता है। इसके बने पुर्जे हॉन्टरिंग व टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। और आगे बात करते हैं तो इसकी प्रयोग में गाड़ियों के पुर्जे, बेयरिंग शाफ्ट, बेयरिंग शाफ्ट, बॉल बेयरिंग और गियर्स यानी आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 14 कोबाल्ट स्टील की। तो यह हाई कार्बन स्टील में 35% कोबाल्ट मिला देने पर बहुत कठोर धातु प्राप्त होती है और यह टंगस्टन स्टील से 3 गुना व कार्बन से 8 गुना कठोर होता है। इसमें स्थायी चुंबक से बनाया जाता है और इसका विशेष गुण होता है। नेक्स्ट है टंगस्टन स्टील। इसमें 18 से 22% टंगस्टन होता है और इसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स बनते हैं। यदि इसमें 0.5 से 1% तक कार्बन मिला देते हैं तो बिजली व रेडियो के बल्बों को फिलामेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है वेनेडियम स्टील। इसमें 0.15 से 2.5% वेनेडियम और 0.9% से 1% क्रोमियम मिला होता है और इसमें झटके सहने की शक्ति बढ़ जाती है। तो हमने बात करी है पहले कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या हैं, इनका क्या यूटिलाइजेशन है। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, जिसमें कि धातुएं, अधातुएं और समृद्ध रूप से बने पदार्थ। धातुओं के बारे में पढ़ा। फिर फेरस मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर फेरस मटेरियल्स में कौन कौन से आएंगे, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, अलॉय स्टील। फिर हमने बात करी लो अलॉय, हाई स्पीड स्टील, निकल क्रोमियम स्टील और क्रोमियम स्टील्स के बारे में।
स्टेनलेस स्टील्स, मैग्नीज स्टील्स, सिलिकॉन स्टील्स, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, टंगस्टन, वेनेडियम, क्रोम। फिर नॉन फेरस में बात करिए कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, एंटीमनी, निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। फिर बात करें उन्होंने अलॉय, दो या दो से अधिक अलॉय धातुओं से मिलकर बनते हैं, जिसमें बात करें पीतल ब्रास, जिसमें रेड ब्रास, मोन्टेज मेटल ब्रास, ब्रोनेज, फास्फोरस ब्रोनेज, गन मेटल, वाइट मेटल और जर्मन सिल्वर। फिर बात की धातुओं के बारे में, जिसमें कि हमने बात की टिम्बर, प्लास्टिक, पैकिंग मटेरियल्स, सिरामिक्स, कांच, फेराइट्स, ग्रेनाइट्स, फेरोइलेक्ट्रिक, सिरामिक सुपर कंडक्टर। फिर पॉलीमर्स में बेकालाइट, पॉलीथिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन, थर्मोप्लास्ट और इन सब के बारे में बात की। फिर मटेरियल टू टू कॉम्बिनेशन में बात की हमने ASCR, सीमेंट, PCC, फाइबर, पॉलीमर संयोग से बने पदार्थ, रबर फाइबर संयोग से बने पदार्थ के बारे में बात की है। फिर फेरस मेटल एंड सोलाई में हम लोग पिग आयरन के बारे में बात की, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। फिर स्टील में हमने देखा लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। फिर अलॉय स्टील्स के बारे में पढ़ा, हाई स्पीड स्टील, लो हाई स्पीड स्टील, सुपर हाई स्पीड स्टील, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील्स, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील्स एंड मॉलिब्डेनम स्टील, टंगस्टन स्टील और वेनेडियम स्टील। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉन फेरस मेटल्स के बारे में और इसके फिर बात करेंगे अलॉय धातुओं के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।